टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया, वो बच्चा जिसको डिसकैलकुलिया यानी मैथमेटिक्स में गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है बच्चे को। जैसे वो कैरी लेने वाला एग्जांपल आया था ना कि हासिल का नहीं जोड़ पा रहा बच्चा, या फिर हो सकता है वो कैलकुलेट ना कर पाए, जहां प्लस करना है वहां गुणा कर दे। इस तरह की चीजें कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाले बच्चे को कैसे डील करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसको भी तो पढ़ाना है ना क्लासरूम में। सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स टू फिनिश टास्क, यानी एक स्ट्रिक्ट टाइम बिल्कुल कंस्ट्रेंट सेट कर दो कि 5 मिनट में अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो खत्म। तो उसको वैसे ही दिक्कत होती है, वैसे एंग्जाइटी, वैसे ही दिक्कत है उसको, कैलकुलेशन वाले काम उससे वैसे ही उसको परेशानी, डिफिकल्टी महसूस होती है, और आपने टाइम और बांध दिया तो वो डर जाएगा। तो ये तो गलत तरीका है। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू सच स्टूडेंट्स, ये बात हमें सही लग रही है, 55% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंस इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट को ऐड कर लो, बेवजह अतिरिक्त सामग्री को, ये वो इधर उधर की बातें हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज, ऐसे ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है ना। यूज ओनली स्टैंडर्डाइज्ड वेज, ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सुनने में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वेज यानी सबको एक ही डंडे से हांको, सबको एक ही तरीके से टेस्ट लो सबका, जबकि बच्चे अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से जांचो, अलग अलग तरीके से सिखाओ बच्चों को, है ना तो पढ़ाने का तरीका सेम होना चाहिए सबके लिए, ना ही उनके आकलन का यानी असेसमेंट का। बात सही है। तो यहां पे प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित एप्स प्रदान करने चाहिए क्योंकि उनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो हेल्प के लिए आपने विजुअल कैलकुलेटर्स दे दिए जहां पे उनको आसानी हो जाती है कैलकुलेट करने में, और उनके लिए वो सपोर्ट का काम करेगा। मैथ्स ऐप हो सकती है, अलग अलग तरह की आजकल ऐप आती है, इस तरह का कुछ हो सकता है। अब उसको पता है, जब आपने उसको कहा 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो एक तो उसको लिखा हुआ मिल रहा है, खुद से उसको दिक्कत होती है ना, और ऊपर से 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो उसको समझने में या पहचानने में आसानी होगी डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को, ठीक है ना। 4 9 जा कितने होंगे, अब यहां पे ऑप्शन है अलग अलग तरह के। तो इस तरह, ये तो खैर एक हल्का सा एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे विजुअल कैलकुलेटर्स या एप्स आजकल अवेलेबल हैं जो बच्चे को हेल्प करेंगे। डिसलेक्सिक बच्चा है तो उसको पढ़ने में हेल्प करेंगे, डिसकैलकुलेट बच्चा है तो उसको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, बताइएगा। लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आ जाए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ चलना फिरना, मूवमेंट की बात हो रही है ना। कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार बच्चों में सीखने की अक्षमता का कारण बनता है? न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन यानी अपने जो बॉडी है उसमें मान लीजिए हैंड्स हैं, आईज हैं, या चलना फिरना है, उसके कोऑर्डिनेशन में, समन्वयन में, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, यानी फिजिकल प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, है ना। डिस्पेप्सिया तो यहां पे सेंसलेस है क्योंकि ये डाइजेशन से रिलेटेड है, अपच लिखा भी हुआ है उधर हिंदी में, है ना, ये डाइजेशन रिलेटेड है, ये यहाँ पे डिसऑर्डर वो वाला है ही नहीं। डिसअर्थरिया होता है कि आपके उन ऑर्गन्स में दिक्कत है या उन मसल्स में दिक्कत है जहां से आप स्पीच यानी साउंड को क्रिएट करते हैं बोलने में, तो ये आपके काम का अगेन नहीं है, ठीक। डिस्प्रैक्सिया यहां पे सही बात है क्योंकि यहां पे मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है बच्चे को, जैसे बटन लगाना, हो सकता है चोटी बनाने में भी दिक्कत हो, शू के लेसेस जो है फीते बांधने में दिक्कत हो सकती है, पेन पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पाता, तो ये डिस्प्रैक्सिया है जब भी इस तरह के मोटर कोऑर्डिनेशन की बात हो, है ना। डिसऑटोनोमिया, ये अपने आप में एक नर्वस सिस्टम को लेके कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपकी लर्निंग डिसऑर्डर में हमें इसे काउंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो ये डिस्प्रैक्सिया इज द राइट वर्ड ओवर हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक तरफ डिसेबिलिटी है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन है, आपको पहचानना है कौन सी डिसेबिलिटी किससे मैच कराएंगे। डिसेबिलिटी क्या है? डिसफेजिया। फेजिया मतलब पीएच साथ में आ जाए तो साउंड यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा को समझने या बोलने में दिक्कत है। डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क, बैलेंस, फाइन मोटर कंट्रोल एंड काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन, ये डिस्प्रैक्सिया होगा, है ना, कि कोऑर्डिनेशन में जब भी दिक्कत आए तो डिस्प्रैक्सिया की समस्या है। A disability that affects the ability to write coherently, राइटिंग में डिस्ग्राफिया आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाओगे किससे? ग्राफ, हाथ से, तो लिखने में दिक्कत ग्राफिया होती है, ठीक। कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है। डिसेबिलिटी दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लो भाई, ठीक है। बचता क्या है अब? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। क्या हुआ? पोल नहीं दिया इसमें, कहाँ है? अच्छा, तो रिफ्रेश कर लो इसको, कोई नहीं, बफरिंग है यहां से, देखना एक बार। अब यहां पे सिंपल है बात कि डिस्फेजिया फोर्थ यानी ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ दो जगह पे अवेलेबल है हमारे लिए, है ना। इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि यहाँ ए का थर्ड है, यहाँ ए का फर्स्ट है, तो ये तो ऑप्शन ही हट गया। ये सिंपल तरीका एलिमिनेशन मेथड है जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया फर्स्ट से संबंधित है, डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन। तो ये हो गया बी का फर्स्ट, यहाँ बी का थर्ड दिया हुआ है, तो ए की ऑप्शन बचता है, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। सी का थर्ड, सी का थर्ड यानी डिस्कैलकुलिया का थर्ड, ठीक है। डिस्कैलकुलिया क्या, कैलकुलेशन में दिक्कत। डिस्ग्राफिया है लिखने में दिक्कत, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया ही हुआ है, राइट कोहेरेंटली, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सिंपल बात, नो बकवास, सही कह रहे हैं आप 90% लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड नहीं होगा, उनके बारे में उनके लक्षण नहीं है। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस यानी अवधारणात्मक प्रभावशीलता, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से अस्थिरता। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान ना लगा पाना यानी एडीएचडी हो सकता है। इम्पल्सिविटी में भी एडीएचडी की समस्या आती है ना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी कई सारे ऐसे, चाहे वो एडीएचडी हो, चाहे वो आपका फिर ऑटिज्म हो, यानी इमोशनली स्टेबल नहीं है, बहुत हद तक बच्चा ऐसा हो सकता है, तो ये भी लक्षण है। लेकिन परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, अवधारणात्मक प्रभावशीलता, यानी वो ठीक से परसीव कर रहा है सब कुछ, तो ठीक से परसीव करने में दिक्कत कहाँ, डिस्कैलकुलिया में है, डिसलेक्सिया में है, कि वो लेटर्स का जो परसेप्शन उसके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, हमारी सेंसेस से हमारा ब्रेन जो इंफॉर्मेशन लेके एक इमेज क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। तो परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस यानी परसीव करने में दिक्कत नहीं है, इफेक्टिवली वो परसीव कर पाता है, चीजों को समझ पाता है, विजुअली दिमाग में क्रिएट कर पाता है, तो पढ़ने लिखने सब कुछ ठीक होगा। तो ये लक्षण नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा था हमसे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट इज द मोस्ट heavily associated characteristic of bipolar disorder among children। अब ये थोड़ा सा हटके है, अभी तक नहीं पूछा गया सीटेट में, बट बाकी जगह पे पूछा जा चुका है, तो आप बताइए। बाइपोलर, बीपीडी बोलते हैं इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मुख्य लक्षण है जिसको एसोसिएट किया जाता है, आई थिंक हरियाणा में कहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। बैच में एडमिशन हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, शोनिमा त्रिवेदी, हो रहे हैं एडमिशन, एडमिशन्स ओपन है, आप करियर लैब डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। क्लियर है बात? चलिए फटाफट से आ जाइए और समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, व्हाट इज द मोस्ट हैवीली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्विध्रुवी विकार कह देते हैं इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर को। बीइंग हाइपर एक्टिव, बीइंग सैड, एक्सट्रीम मूड चेंजेस या हैविंग एक्साइटिंग बिहेवियर। तो ये चारों ही बातें सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कनेक्ट किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर से वो है एक्सट्रीम मूड चेंजेस, मूड में अत्यधिक व्यवहार बदलाव। यानी अगर लो फील कर रहा है व्यक्ति तो बहुत ज्यादा लो फील करेगा, बहुत सैड होगा, और खुश है तो बहुत ज्यादा खुश होगा, नॉर्मल से ज्यादा, है ना। हाइपर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा, और बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो एकदम नहीं है। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें हैं कि सैड भी होता है, हाइपर एक्टिव भी होगा, एक्साइटिंग बिहेवियर भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इन सबको मिलाकर के ये पता लगता है कि मूड उसका स्टेबल नहीं रहता, एक्सट्रीम मूड चेंजेस हैं, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम, क्योंकि एक आध नई चीज पूछ लेता है और उसमें फिर होती है दिक्कत। जैसे ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है जब अदर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज में या डिसेबिलिटीज में इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आता ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या है वो आएगी ही इंक्लूसिव एजुकेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सीखने की अक्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी किस व्यक्ति को, अगर बच्चों को आपके लर्निंग डिसेबिलिटी है कोई भी, तो आप कैसे पहचान कराएंगे भाई? एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जिससे पता लगे कि बच्चे को कोई समस्या है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाएंगे, पिंपल थोड़ी हुआ है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, है ना। तो त्वचा विशेषज्ञ के पास थोड़ी जाएंगे अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो, क्योंकि वो तो आपके ब्रेन और उसके कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, त्वचा से थोड़ी संबंधित है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना सेंसलेस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जो प्रॉपर बच्चों को असेस करेंगे, जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। साइकेट्रिस्ट हैं जो दिमाग के डॉक्टर हैं एक तरह से। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ हद तक जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, कि ब्रेन और साइकोलॉजिस्ट का मिक्सचर हो गया एक तरह से।
कि उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे, वो सही व्यक्ति नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटीज को जांचने के लिए, पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड नोन कॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक दिव्यांगताओं का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। देखिए कुछ 6 टाइप हैं ओवरऑल डिसेबिलिटीज के, जिसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, है ना, और भी इस तरह के 3 और फिजिकल डिसेबिलिटी है, और 2 बचते हैं, फटाफट से बताओ। तो ये कुछ 6, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज की, यानी संज्ञानात्मक, 2 याद नहीं आ रहे हैं अभी, संज्ञानात्मक दिव्यांगता की। विकलांगता भी हम यूज नहीं करते हैं वर्ड, बट ये ट्रांसलेशन में अपने आप उठा लेता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चे को दिमाग से संबंधित, इंटेलिजेंस से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो किस किस रीजन से हो सकती है। ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट, कोई ऐसे एजेंट के आसपास वो आ गया, कोई केमिकल की चपेट में जब वो गर्भ में हो बच्चा, या फिर बचपन में जब वो छोटा रहा है, और कोई ट्रॉमा अगर उसको हुआ है, तो उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है, बात सही है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र से संबंधित एक एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता हो गई, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में बैचेस में, आपने पढ़ाई है, ठीक, कि एक कोई क्रोमोसोम है जो पार्शियली अवेलेबल नहीं है, या एक्स्ट्रा मटेरियल जेनेटिक जो है जनरेट हो गया, जैसा कि डाउन सिंड्रोम में होता है ना। तो ये बेसिक सी बात है यहाँ पे। फिर डेवलपमेंटल डिले होगा, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेट ठीक से नहीं हो पाएगा, दिमाग का विकास, वो भी एक रीजन है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, इसमें कई सारे विकार हो सकते हैं, जो मानसिक विकार तो ऑफकोर्स इसमें आ ही जाएगा, किसी भी तरह का अगर कोई मानसिक विकार है, चाहे वो बीपीडी है यानी बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे वो कुछ और पीकेयू करके एक प्रॉब्लम होती है जो इसमें आती है, तो ये भी सही है। क्योंकि मानसिक विकास तो ऑफकोर्स, अगर मानसिक विकार हो रहा है तो संज्ञान को ही यानी इंटेलेक्ट को ही प्रभावित करेगा डायरेक्ट। मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, अब मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन से संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे दिमागी बुखार हो जाना बचपन में, या किसी एक ऐसी चीज की चपेट में आ जाना जिससे कोई ब्रेन में इंजरी या प्रॉब्लम आ गई। तो ये चारों ही यहाँ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही हो गया, 39% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकियों को चक्कर आ गए, संभल रहे हैं अभी पानी पी पी के। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी मैडम। हाँ बीमारी तो वो हो गया ना, दिमागी बुखार, मीनिंजाइटिस अगर है तो वो एनवायरमेंटल उसमें। चाइल्ड्स नोटबुक, जितने टाइम से आप हैं इतने टाइम में तो नौकरी ले लेते हैं लोग, देखिएगा बताइएगा, या हो सकता है नौकरी के साथ देख रहे हो आप, दोनों ही चीजें। A child's notebook shows errors in writing like reverse images, mirror imaging. Such a child is showing signs of. एक बच्चा है जिसकी नोटबुक में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज यानी उल्टा, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है तो उसकी नोटबुक में आपको ये सब उल्टा नजर आ सकता है, मैं बना भी नहीं पा रही हूँ, है ना, इस तरह की रिवर्स राइटिंग हो सकती है। वाओ, मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, है ना, तो 100 को वॉज को 100, है ना, रिवर्स राइटिंग हो सकती है, ठीक है ना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कह रहे हैं क्या पता आपको देखने के लिए देख रहे हो क्लास, आ जाओ आ जाओ, है ना। मुंह तो मैं 4 दिन में धोती हूँ क्लास के लिए, मतलब लिटरली नहीं, दिल पे मत ले जाना, मतलब इतनी कोई तैयारी करके नहीं आती हूँ कि आ जाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिफिकल्टी, देखो डिफिकल्टी किसी भी कारणवश हो सकती है, और ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि या तो बच्चे को डिस्ग्राफिया है, या अगर लिखने में दिक्कत है तो हम कहेंगे डिस्ग्राफिया है, बट डिसलेक्सिया भी होगा इस बच्चे को, क्योंकि रिवर्स में वो पढ़ता है और फिर रिवर्स में ही लिखना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ना कि डिफिकल्टी। डिफिकल्टी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, हो सकता है उसको कुछ समझ में ना आए तब भी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। लर्निंग प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है, अगेन लर्निंग डिसएडवांटेज नहीं, जब सही शब्द हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी जिसको हम कहते हैं, सीखने की अक्षमता है बच्चे को, इसमें डिस्ग्राफिया भी हो सकता है और डिसकैलकुलिया भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। सॉरी, कैलकुलिया तो नहीं होगा, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डिसलेक्सिया है बच्चे को, क्योंकि रिवर्स इमेजेस की बात हो रही है। डिसग्राफिया वाले बच्चे की राइटिंग ही आपको समझ नहीं आएगी, वो इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य ही नहीं होती। ये मैं दोनों में डिफरेंस भी दिखा देती हूँ आपको, कि अगर, और दोनों लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, चाहे वो जितने भी है डिस वाले जितने भी हैं। अगर आप देखेंगे ये है डिसग्राफिया वाला बच्चा, क्या है डिसग्राफिया, सॉरी आज दिमाग कहाँ है मेरा, डिसलेक्सिया वाला बच्चा, ठीक है, डिसलेक्सिया वाला बच्चा। डिफिकल्टी तो कुछ भी हो सकती है ना, बच्चे को समझ नहीं आया ये भी डिफिकल्टी है, उसका उस दिन पेन ठीक से नहीं काम कर रहा था, है ना, कुछ भी हो सकता है डिफिकल्टी में। डिसेबिलिटी है यानी प्रॉपर उसको उस चीज में समस्या होती है ना, उस तरह की प्रॉब्लम एक है उसको।
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरह से वो, ठीक है। ये है डिसग्रेफिया वाला बच्चा, जिसकी राइटिंग आपको पढ़ना ही असंभव सा हो जाएगा, है ना। ये है नॉर्मल राइटिंग, ये देखो आप फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ये डिसग्रेफिया है, यानी इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती है इस बच्चे की राइटिंग, है ना। डॉक्टर्स वाली, ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ, लेकिन डॉक्टर्स को आई थिंक किसी तो कोर्ट ने सलाह वाला दिया ना कि ठीक से लिखें ताकि समझ में आए लोगों को, अभी रिसेंट कोई ऑर्डर था। देखो तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, रिवर्स हो जाती हैं चीजें, रिवर्स राइटिंग को बी को डी, ये देख रहे हो आप, ये वाला बी है ना, बी नॉर्मल ये वाला होता है, इनका बी ऐसा चलेगा, डॉग को गॉड, गॉड को डॉग, 100 को वॉज, वॉज को 100, ऐसा उल्टा लिख सकते हैं लोग, है ना, बी को डी, 6 को 9। तो डिसलेक्सिया में रिवर्स या इमेज जो है वो रिवर्स इमेज, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, मिरर इमेजिंग हो सकती है, रिवर्स इमेजिंग हो सकती है ना, लेकिन डिसग्राफिया में तो जनरली पढ़ने में ही नहीं। नंबर 19, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, लगातार उसको लिखने में समस्या आ रही है एक बच्ची को। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, कुछ बच्चे होते हैं ना, एक यहां लिखा दूसरा वर्ड 2 किलोमीटर बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे को अल्फाबेट में भी, फॉर्मेशन में भी दिक्कत आ रही है, यानी अक्षर के निर्माण करने में भी दिक्कत आ रही है, और स्पेस छोड़ने में भी शब्दों के बीच। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है, इससे आपको ये आइडिया लगा के इसी बात पे बी ऑप्शन 73% लोग कह रहे हैं। देखिएगा क्या दिक्कत है बच्चे को, लिखने में नियमित कठिनाई है, लिखने में समस्या है रोज, अक्षर निर्माण में और शब्दों के बीच में कितना अंतर रखना है इसमें भी समस्या है। बच्चे को डिसलेक्सिया है, ग्राफिया है, कैलकुलिया है या एडीएचडी है। देखो ये डिसग्राफिया का केस है, ना कि डिसलेक्सिया का, है ना। जब साफ साफ कह दिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, वो भी रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं लिखा कि रीडिंग में दिक्कत है उसकी वजह से लिखने में दिक्कत आ रही है। तो जब रीडिंग राइटिंग सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आप क्यों डिसलेक्सिया की तरफ जा रहे हैं, है ना, स्पेस करने में, अल्फाबेट को फॉर्म करने में, ठीक है ना। तो वो पढ़ने से संबंधित होना चाहिए था कि पढ़ते समय दिमाग में जो है वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, वो सब बात होती, तब हम डिसलेक्सिया की तरफ जाते हैं।